आज के इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि 498 ए में आपको कब बेल लेनी ज़रूरी होती है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको कब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ये क्वेश्चंस होते हैं कि 498 ए का केस हुआ या कंप्लेंट दर्ज हुई है तो क्या हमें बेल ले लेनी चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए या नहीं। और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और आता है कि क्वेश हम कैसे करवा सकते हैं, इस एफआईआर को हम कैसे क्वेश करवा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जब क्वेशिंग के लिए जाते हैं तो एफआईआर क्वेश नहीं होती है। तो आज इन दोनों पॉइंट्स पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखिएगा जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो हम बेल की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं जमानत की, कि आपको कब ऐसे केसेस में बेल लेनी होगी। क्या जैसे ही आपके खिलाफ कंप्लेन होती है आपको तुरंत ही आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करता है। आपका पैसा भी बेकार में जाएगा और आपका समय तो जो जाएगा वो जाएगा ही। आपको जो ध्यान अपने केस पर देना है वो ध्यान आप केस पर न दे करके आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जाकर के उस पर आप ध्यान देते हैं। तो आपको बेल के लिए अप्लाई करना कब है, ये जानने वाली बात है कि आपको कब अप्लाई करना है, कैसी कंडीशंस में आपके लिए बेल लेनी जरूरी हो जाती है। जैसा कि आपको ये पता होगा कि अब जो 498 ए के केसेस होते हैं तो उस पर गिरफ्तारी नहीं होती है तुरंत ही, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। लेकिन आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी चाहिए, तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि केस में कुछ ऐसी परिस्थितियां न हों जिसकी वजह से आईओ आप पर प्रेशर डाल रहे हों। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो आप पर प्रेशर डाल रहे हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है केस में, तो आपको जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक आपको बेल के लिए अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि केस में जब आपके ऊपर 498 ए का केस होता है, कंप्लेन जब होती है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको वो अरेस्ट कर लेंगे, या पत्नी के साइड से इस तरह की कुछ बातें आपको बार बार पता चलती हैं कि आपकी तो अब गिरफ्तारी हो जाएगी, हमने कंप्लेन कर दी तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे में आपने कभी भी मुकदमे नहीं देखे होते हैं, आपने कभी पुलिस थाने का चक्कर नहीं लगाया होता है, और आपको ये लगता है कि इस तरीके की कंप्लेन हो गई है तो अब आपकी गिरफ्तारी हो जानी है। और आप सबसे पहले किधर जाते हैं, तो आप जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। आप सबसे पहले आप परेशान होते हैं कि आप जल्दी से आप बेल ले लीजिए। लेकिन देखिए, जब तक कि आपके केस में 498 ए, 406 इन सबके अलावा जब तक 376, 377 या ऐसा अन्य कोई संगीन धारा न लगी हो, तब तक आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जब इस तरह की कुछ संगीन धाराएं आपके केस में लगी हो तभी आप बेल के लिए अप्लाई करिए। इसके अलावा आईओ अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, वो बार बार आपको कॉल करता है और कॉल करके आपको ये कहता है कि वो आपको गिरफ्तार कर लेगा, तो ऐसे कंडीशन में भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल एक ले लीजिए, उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि बहुत लोगों की कॉल आती है जब वो अपने केसेस बताते हैं, तो उनकी एक बात और होती है कि जो पत्नी के साइड के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, मतलब उनके सोर्सेज बहुत हाई हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति और आपको पता है कि आपकी पत्नी के साइड से के सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हायर अथॉरिटी से उन लोगों की जान पहचान है, तो ऐसे कंडीशन में भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कि एंटीसिपेटरी बेल लेना जरूरी होता है। नहीं तो अगर आपके ऊपर केवल कंप्लेन की गई है, 498 ए की कंप्लेन की गई है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर केसेस जो होते हैं वो झूठे होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मामले में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, आपने कोई इस तरह की हिंसा की है अपनी पत्नी के साथ, आपने इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया है कि आप फंस सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये जरूरी हो जाता है कि आपको अगर अपना बचाव करना है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जहां के मामले झूठे हैं, जहां आपको ये पता है कि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और जो भी कंप्लेन की गई है वो सारी कंप्लेन झूठी है, किसी भी तरह का प्रूफ आपकी पत्नी नहीं दे पाएगी, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से ऐसे मुकदमों को आप लड़ सकते हैं और एक समय बाद आप अपने केस में सच्चाई के साथ जीत भी सकते हैं। दूसरी बात हम इसमें ये भी कर लेते हैं
कि किस तरह से 498A के जो FIR हुई है उसे क्वैश करवाया जा सकता है, उसे रद्द कैसे करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जो FIR में जो पॉइंट्स होते हैं आप उनको बहुत ही अच्छे से उन पर फोकस करिए। जब आप FIR के जब आप पॉइंट्स पर फोकस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही निराधार हैं, जिनका कहीं कोई मतलब ही नहीं है, जो स्पेसिफिक ऑफेंस बनाते ही नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन वो उनसे बनता ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स पर आप FIR को क्वैश करवा सकते हैं। अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो FIR आपकी आसानी से क्वैश हो सकती है, लेकिन अगर एलिगेशंस स्पेसिफिक हैं तो FIR आपकी क्वैश नहीं होगी। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ ये है कि जो FIR करवाई गई है उसमें जो घटना का समय है, उसकी डेट है, प्लेस है, इन सब चीज़ों का एक वर्णन किया गया है, सही समय बताया गया है, सही दिनांक बताया गया है, सही स्थान बताया गया है, उन सबों का एक स्पेसिफिक रूप से उसे मेंशन किया गया है। तो ऐसी FIR आपकी बिल्कुल भी क्वैश नहीं होगी। ऐसे FIR के क्वैश होने के केवल 1% चांस होते हैं जिसमें कि स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हों। दूसरा फिर होता है कि जो हमारे 498A के जो मेन इंडिग्रेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डावरी डिमांड और हरासमेंट। तो अगर ये सारी चीजें जो स्पेसिफिक जो मेन जो इंडिग्रेंट्स हैं हमारे 498A के, अगर वो मिसिंग है केस में तो उस पॉइंट पर भी आप FIR को क्वैश करवा सकते हैं। साथ ही आप एक पॉइंट और आपको मिलता है कि आप अगर दुर्भावना के पॉइंट पर भी आप FIR को क्वैश करवा सकते हैं। दुर्भावना का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि पत्नी ने एक बार आपके ऊपर इस तरह का कोई केस किया है, इसके बाद फिर आप दोनों के बीच में समझौता हो गया, सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो गई हैं और समझौते के साथ आप दोनों फिर अपना जीवन उसी तरीके से अच्छे ढंग से आप दोनों बिता रहे हैं एक साथ रह करके। कुछ समय बाद फिर पत्नी क्या करती है कि वो पैसे की लालच में, भरण पोषण की लालच में या फिर इस तरह के किसी भी लालच में आकर के वो दोबारा से आपके ऊपर वही केस रीओपन करवा देती है। तो इस पॉइंट पर भी आप अपनी FIR को क्वैश करवा सकते हैं कि पत्नी ने दुर्भावना पूर्वक फिर से FIR को ओपन करवाया है, केस को ओपन करवाया है। तो इस स्थिति में FIR क्वैश होने योग्य है, रद्द होने योग्य है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर अगर आप फोकस करके आप अपनी FIR को क्वैश करवाते हैं तो वो जरूर ही क्वैश हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि आपको कब बेल लेनी चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए आपको कब अप्लाई करना चाहिए और कब आप अपनी FIR को क्वैश करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई आपके दूसरे टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, आपको दूसरे टॉपिक पर कुछ नॉलेज चाहिए, या आप अगर अपने केस से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हैं, आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके पेमेंट की लिंक ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है और उसके बाद फिर आपको एक टाइम बता दिया जाता है जिस टाइम पर आपके पास कॉल जाएगी और आप अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आप केस से संबंधित आपकी जो भी एडवाइस वगैरह आपको लेनी हो वो आप ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।